नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू नाइम आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डनिंग बाय प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डनिंग में फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है इनिशियल अप्रोच। इनिशियल अप्रोच, अ गुड डिज़ाइनर should be design a landscape in the available space। मतलब एक अच्छा डिज़ाइनर वही है जो उसको लैंड एरिया मिला है, अवेलेबल लैंड एरिया इसको जो मिला है उसको वो अच्छी तरह से उसका ब्यूटिफिकेशन कर सके। द नेचुरल टोपोग्राफी शुड बी रिटेन, फेंसिंग शुड बी सच दैट it looked natural as far as practicable, and it should not be abstract any natural view। मतलब वहाँ की जो फेंसिंग है या आप देख पा रहे हैं वो भी नेचुरल होनी चाहिए, और जो टोपोग्राफी नेचुरल हमें मिली है वो गार्डन जो डिज़ाइनर है वो उसका यूज़ करते हुए उसको अच्छे से ब्यूटीफाई कर दे। For example, if there a natural forest scenery or a hill look just outside the boundary। भाई ये जस्ट आउटसाइड बाउंड्री पे आपका हिली रीजन आ गया, क्योंकि भाई जो आपका लैंड एरिया दिख रहा है आपको यहाँ ढलावदार या स्लोपी दिख रहा है। इट शुड बी इनकॉर्पोरेट इन द गार्डन डिज़ाइन thoughtful manner so that the appear be part of garden। मतलब इनिशियल अप्रोच उसको बोल सकते हैं कि एक डिज़ाइनर की वह क्षमता जिसके द्वारा वह जो उसको टोपोग्राफी मिली है डेवलप करने के लिए उसमें अच्छे से ब्यूटिफिकेशन करके उसको सुंदर बना दे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स है वो है एक्सिस। This is a imaginary line of any garden around which the garden is create strict balance। यह किसी भी गार्डन की एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर ही पूरा गार्डन टिका होता है, ठीक है। इन फॉर्मल गार्डन द सेंट्रल लाइन इज द एक्सिस। अब जो फॉर्मल गार्डन है उसमें जो सेंट्रल लाइन है वो एक्सिस होती है। सेंट्रल लाइन यहाँ से होगी, यहाँ से होती ये वाली, ये आपकी सेंट्रल लाइन है। और फॉर्मल गार्डन में जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच की लाइन है उसी को सेंट्रल लाइन बोलते हैं और उसी लाइन के दोनों ओर जो आपका फॉर्मल गार्डन है उसको डेवलप किया जाता है। एट द एंड ऑफ एक्सिस जनरली देयर विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। भाई जो फॉर्मल गार्डन है उसमें एक्सिस के एंड में जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है। जैसे कि ताजमहल गार्डन में मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो वो है शाहजहाँ का मकबरा या मुमताज़ का मकबरा ताजमहल, वो इस गार्डन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और इसमें जो एक्सिस लाइन है वो भी एकदम बिल्कुल सेंटर में है। Although other architectural features such as bird bath or sundial can also be create a about in midpoint। भाई ये तो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और कुछ मिड पॉइंट पे भी उसके अट्रैक्शन के फीचर्स होते हैं जो दर्शक है उनको लुभाते हैं। नेक्स्ट आता है बैलेंस। अब बैलेंस वही कि जो सेंट्रल लाइन थी आपकी एक्सिस लाइन, उसके चारों ओर या उसके दोनों ओर जो फीचर्स यूज़ किए जाते हैं बैलेंस के लिए वो। इन द बैलेंस इन लैंडस्केप डिज़ाइन विजुअल इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट गार्डन एलिमेंट। मतलब जितने भी गार्डन एलिमेंट है उनमें जो एरिया है वो समान भाग में डिवाइड हो जाए और वो गार्डन एक बैलेंस गार्डन लगे, उसके लिए बैलेंस का यूज़ किया जाता है। बैलेंस कैन बी क्रिएट इन अ गार्डन आइदर फॉर्मल और
informal garden by grouping the components, structures and plant equally or both side of imaginary central line। वही बोल रहा है कि जो इमेजिनरी सेंट्रल लाइन है उसके दोनों और जो भी फीचर्स है जैसे कि प्लांट हुआ या श्रबरी हुआ, हेज हुआ, जितने भी और भी अदर फीचर लाइक स्टेचू है, तो उनको एक इक्वल बैलेंस में उनको उनके एरिया को बांटना ही बैलेंस है। इट इज़ स्ट्रिकिंग फीचर इन अ फॉर्मल गार्डन। और जब फॉर्मल गार्डन की बात करेंगे तो इसमें सारे फीचर को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे अपन। द एक्सटेंट डुप्लीकेशन ऑफ वाट इज वन राइट और ऑन द लेफ्ट इम्पोसेस बैलेंस। जैसा कि राइट साइड में जो मेन रोड है या एक्सेस लाइन है उसके राइट साइड में जिस फीचर का यूज़ करेंगे उसी फीचर्स का हम फॉर्मल गार्डन में लेफ्ट साइड भी यूज़ करेंगे। द बैलेंस शुड बी कलर वाइज, टेक्सचर वाइज एंड शेप वाइज। ठीक है, अब बैलेंस की अगर बात करें फॉर्मल गार्डन में, तो फॉर्मल गार्डन में इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि जो फीचर्स हैं उनको बैलेंस किस पे करना है। एक तो कलर वाइज, जिस कलर का अपन ने फ्लावर बेड यहाँ यूज़ किया उसी कलर का फ्लावर बेड यहाँ यूज़ करेंगे। फिर टेक्सचर, मतलब जो शेप उसका यहाँ है उसी शेप का अपन लेफ्ट साइड भी उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, टेक्सचर और शेप वाइज। नेक्स्ट आता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब एक आकर्षण का मुख्य केंद्र। किसी गार्डन में आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या है? अ फोकल पॉइंट इन एवरी गार्डन इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का मुख्य केंद्र। विच जनरली एन आर्किटेक्चरल फीचर फोकस्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सच स्टेचू, फाउंटेन, रोकरी। अब वो कुछ भी हो सकता है, फाउंटेन हो सकता है, रोकरी हो सकती है या कोई स्टेचू हो सकता है। तो जैसे कि इस गार्डन में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, फोकल पॉइंट, वो है एक फाउंटेन, एक फव्वारा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक फव्वारा। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन जनरली एकदम लास्ट में होता है। वो कुछ भी हो सकता है, स्टेचू हो सकता है, फाउंटेन हो सकता है, रोकरी हो सकता है, कोई स्टेचू हो सकता है। नेक्स्ट आता है मास इफेक्ट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मास मतलब एक ग्रुप की बात आ रही है। द यूज ऑफ सिंगल प्लांट स्पेसीज इन लार्ज नंबर। अ सिंगल प्लांट स्पेसीज इन लार्ज नंबर इन वन प्लेस इज डन हैव अ मास इफेक्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट, एक मास मतलब एक ग्रुप में पौधे होंगे और इसमें क्या है, उसके सिंगल प्लांट स्पेसीज इन लार्ज नंबर इन वन प्लेस। एक ही जगह पे सिंगल प्लांट स्पेसीज को यूज़ किया है। वन शुड बी सी दैट सच मास अरेंजमेंट डू नॉट बिकम मोनोटोनस। द साइज ऑफ मासेस शुड बी वेरिएट। अब इसमें भी जो पूरा ये दिख रहा है, इसमें मोनोटोनी मतलब केवल एक ही तरह के प्लांट के स्पीसीज को अपन ने नहीं लगाया। जैसे कलर वाइज डिफरेंट हो गई है, एक मास इफेक्ट अलग है, तो ये अलग अलग जो ग्रुपिंग में अपन ने लगाया है ताकि जो ये है इसमें सुंदरता भी दिखे। इसको बोलते हैं मास इफेक्ट। नेक्स्ट आता है यूनिटी। Unity in a garden is very important. Unity in a garden is very important. Will be approve a artistic look in the garden. Unity has been achieved a variant single. Unity का मतलब होता है कि जितने भी अपने गार्डन के फीचर्स हैं या इम्प्लीमेंट है या एलिमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहें। जैसे कि ये फ्लावर हुआ, अब फ्लावर का इस जो कॉटेज है उससे एकदम ऐसा लग रहा है कि जुड़ा हुआ है। फर्स्ट द यूनिटी ऑफ स्टाइल, फीलिंग एंड फंक्शंस बिटवीन अ बिल्डिंग एंड द गार्डन हैज़ बीन अचीव्ड। सेकेंडली द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ गार्डन शुड बी मर्ज हारमोनियली।
अब जितने भी गार्डन कंपोनेंट है आपके, जैसे रोकरी हुआ, प्लांट हुए, वाटर हुआ, लॉन हुआ, वो एक दूसरे से जुड़े हुए लगना चाहिए, ताकि कैसा ना लगे कि भाई ये अलग दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। उसको बोलते हैं यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लगना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेस। नेक्स्ट है स्पेस। द एम ऑफ every garden design should be such that the garden should appear larger than its actual size। मतलब जो गार्डन का एरिया है वो उसके एक्चुअल साइज से बड़ा लगना चाहिए, ठीक है। अब वो ऐसा कैसे होगा, ऐसा अपन कैसे कर सकते हैं? वन वे ऑफ अचीविंग दिस इज टू कीप vast open space, preferably under lawn, and restricted by planning in the periphery, normally avoiding any planting in the center। उसके लिए क्या करेंगे, जो अपन लॉन डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ जो लॉन डेवलप किया है उसके बीच में कोई भी पौधा नहीं लगाएंगे। Another suggestion to create the illusion of more space, the large public garden is to alternate large lawn followed by group trees। अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा एक और क्या अल्टरनेट ऑप्शन है कि जो गार्डन है उसमें ऐसा भ्रम पैदा करें कि भाई जो गार्डन है वो बड़ा दिखे। उसके लिए क्या है कि लॉन के जो छोर हैं, जो उसको पूरी एरिया को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और वहाँ अपन ग्रुप में बड़े बड़े प्लांट लगा दें, ताकि एक ओर से दूसरी ओर आसानी से दिखाई न दे। उससे क्या होगा कि आगे गार्डन कितना बड़ा है वो अपने को सीधे नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आता है डिवीजन लाइन। डिवीजन लाइन इन अ लैंडस्केप गार्डन देयर शुड नॉट बी एनी हार्ड एंड फास्ट डिवीजन लाइन। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट डिवीजन लाइन यूज़ नहीं करेंगे। हाउएवर देयर इज नेसेसिटी ऑफ डिवाइडिंग रेदर स्क्रीनिंग ऑफ कंपोस्ट पिट और माली क्वार्टर और वेजिटेबल गार्डन फॉर द रेस्ट ऑफ द गार्डन। मतलब जो डिवीज़न लाइन है, जो अपन श्रब्स का यूज़ करते हैं या जो श्रब्स की बॉर्डर का यूज़ करते हैं, वो आपकी डिवीज़न लाइन है। जैसे कि रोड हुआ, अब ये क्या है कि क्वार्टर को अलग कर रहा है, फिर जो प्ले ग्राउंड है उसको अलग कर रहा है, ठीक है। तो उसके बीच में एक डिवीज़न लाइन है, उसको बोलते हैं डिवीज़न लाइन, जैसे कि श्रब बॉर्डर हुआ। इनफेक्ट एरियाज अंडर लॉन, ग्रेवल, स्टोन, सीमेंट पाथ एंड श्रबरी बॉर्डर हैव देयर नेचुरल डिवीज़न लाइन। जो श्रबरी बॉर्डर है, रोड है, वो क्या है, एक नेचुरल डिवीज़न लाइन। इमीडिएट नेबर थॉट दिस आर नॉट discrete, the division line should be artistic with gentle curve। अब इसमें कर्व भी होना चाहिए, जैसे कि ये डिवीजन लाइन है आपका, इसमें कर्व है, कर्वी शेप में है, ठीक है। with gentle curves and this should be also be useful। above all this line should be harmonized with one अदर, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई भी लगना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रपोर्शन एंड स्केल। अगला जो प्रिंसिपल्स है गार्डनिंग का वो है प्रपोर्शन एंड स्केल। प्रपोर्शन इन अ गार्डन में बी डिफाइंड एज अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे कि आपका वेजिटेबल गार्डन या किचन गार्डन हुआ, रेसिडेंट रहने की जगह हुई, या प्लांट हुआ, लॉन हुआ, तो उनके बीच किस रेशो में उनका एरिया डिवाइड किया जाए, वही प्रपोर्शन एंड स्केल है। फॉर एग्जांपल द रेक्टेंगुलर हैविंग रेशो 5:8 इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेजिंग proportion as this ratio comes down from look neither square और रेक्टेंगुलर डिज़ाइन। मतलब जो प्रपोर्शन है या स्केल है, वो जो पूरा एरिया है वो आपका एक स्क्वायर या वर्ग के आकार में होना चाहिए फॉर्मल गार्डन में, और उसमें भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कितना स्थान देंगे ये प्रपोर्शन एंड स्केल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है लाइट एंड टाइम। लाइट एंड टाइम इन अ गार्डन द
time factor is very important. The garden design should be planted in such way that the afternoon it is possessed to sit a shade place from where the best part of the garden should be visible. ठीक है, इसमें यह कहना चाहता है कि भाई जो प्लांट अपन लगाएंगे, जो पेड़ अपन ने लगा है, ट्री को ऐसी जगह प्लांट करेंगे ताकि जब धूप आए गार्डन में तो जो बैठने का एरिया है वहाँ अपन वो छायादार हो और वहाँ से कोई भी गार्डन को विज़िट करने वाले व्यक्ति वहाँ पर बैठकर आसानी से पूरे गार्डन को देख सके। द ग्रोथ हैबिट ऑफ द प्लांट प्ले वाइटल रोल इन चूजिंग द राइट प्लेस फॉर देम इन द गार्डन अकॉर्डिंग द लेआउट आर प्लान। मतलब जो अपन प्लान बनाएंगे उसमें ही ऐसे प्लान करेंगे कि भाई ऐसा कौन सा पेड़ है जो जल्दी से ग्रो करेगा ताकि वो विजिटर को बैठने के लिए छाया उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स है वो है मूवमेंट और मोबिलिटी। मूवमेंट और मोबिलिटी, द मूवमेंट एंड कल्चरिंग ऑफ बर्ड विल ब्रिंग द लाइफ ऑफ मोबिलिटी टू इन द गार्डन। जो बर्ड है वो किसी भी गार्डन में एक मोबिलिटी को उपलब्ध कराते हैं ताकि वो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं। अ लार्ज ट्री एंड बर्ड बाथ अट्रैक्ट टू बर्ड। जो बड़े पेड़ होते हैं और बर्ड बाथ के लिए अपन जो पक्षियों का स्नान करने के लिए जो बनाते हैं वहाँ भी पक्षी आकर्षित होते हैं। फॉर स्मॉलर बर्ड द सेफ्टी ऑफ श्रबरीज इन नीडेड टू प्रोटेक्ट देम लार्ज प्रीडेटर बर्ड। जो छोटे पक्षी होते हैं वो जो झाड़ियाँ हैं अपनी जो श्रब्स है उनमें भी अपना घोंसला बना लेते हैं। तो भाई मोबिलिटी मतलब एक चलित और जो अपने को सुंदर लगे तो वो है पक्षी या तितलियाँ वगैरह। फिर द सीजनल फ्लावर, the seasonal flower will be bring in the motion and movement of colorful butterflies। जो फूल है वो भी तितलियों को आकर्षित करते हैं। फिर है फाउंटेन और इवन लॉन स्प्रिंकलर एंड स्ट्रीम इन गार्डन सर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो स्प्रिंकलर है वो भी मोबिलिटी का आभास कराता है। इन द लिली पूल शुड बी फिल्ड विथ कलरफुल फिश द मूवमेंट ऑफ विच विल बी एडेड अट्रैक्शन। जो लिली पूल है अपना, उसमें अगर कलरफुल फिश है तो वो भी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है तो वो भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।